ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, किस वजह से होता है? क्या अगर बच्चे को ASD है तो उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं? क्या उनकी परवरिश में कमी की वजह से, उनकी कुछ लापरवाही की वजह से बच्चे को ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम होती है? क्या ये सही है? तो इस बारे में हम जानेंगे कि ऑटिज्म किन किन वजह से बच्चे को हो सकता है और क्या रीजंस रहते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऑटिज्म, अब जब मेरे बच्चे को ऑटिज्म हुआ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑटिज्म नाम की बला सुनी थी कि ऑटिज्म भी कुछ होता है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मेरे कहते हैं ना, पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि यार मेरे बच्चे को कोई ऐसी भी इशू हो सकती है, ऐसी भी कोई बीमारी होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चला, बच्चे को तो जो इशू है वो है, बट उसके साथ जो फैमिली और खुद का, फैमिली का ब्लेम गेम क्या चला कि इसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसने बच्चे को सही नहीं सिखाया, इसने ऐसा कर दिया। और बिंग अ मदर, बिकॉज मदर, एक तो आपके बच्चे को वैसे ही इशू है, और बिंग अ मदर आप इतना उस टाइम गिल्ट, सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरी वजह से शायद कुछ बच्चे को हो गया है। सोचते रहेंगे क्या मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसा कर दिया कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई, या फिर मैंने क्या करा, ये ऐसे कर दिया, या इस वजह से। मतलब हम लोग उस टाइम ये नहीं सोचते कि उसको सही कैसे किया जाए, या उसको वो प्रॉब्लम है एक्सेप्ट तो हो गया, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब वो सेल्फ ब्लेम, वो गिल्ट की जर्नी चलती है। क्योंकि जब आप उस गिल्ट में, उस सेल्फ ब्लेम में, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन की जो सोसाइटी है, जो आसपास के रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, बिंग अ मदर, तो उस टाइम आप बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरी गलती की वजह से, मेरी कमी की वजह से ऐसा हो गया है। और वो डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन आ जाता है कि हम आगे का नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। रियलिटी इज कि पेरेंट या मदर की गलती की वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो, ऐसा नहीं है। और ये बात मुझे भी बहुत लेट पता चली, उससे पहले मैं भी कहीं ना कहीं बैठी बैठी कभी कभी सोच रही थी कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं मैंने ऐसे किया और उसकी वजह से इसको ऐसा हो गया। तो वो ब्लेम जर्नी चलती रहती थी। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वेज एंड रिसर्चेस, जो सबसे नंबर वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन ऑटिज्म, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, वो ब्रेन में जो जीन्स हैं, दैट हेरिडिटरी, वो बच्चे को वो ब्रेन में जीन्स मिले हैं, बट सोली एक फैक्टर से ASD नहीं होता है। देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से ASD, ऑटिज्म बच्चे को होता है। सिर्फ एक सिंगल फैक्टर की वजह से सिचुएशन एग्रीवेट नहीं होती, ब्रेन स्ट्रक्चर वैसा बनेगा, बट एग्रीवेशन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है। सो द नंबर वन फैक्टर इज जेनेटिक्स। ऑलराइट, तो जेनेटिक्स, अब बात आती है यार हमारे तो कोई मेंटल इलनेस नहीं थी। ऑटिज्म इज नॉट ए मेंटल इलनेस, इट इज अ ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन वायरिंग, की आपका ब्रेन का वायरिंग ऐसा है। आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एल्डरली हैं, जिनको कम्युनिकेशन में इश्यू रहते हैं, आई कांटेक्ट में इश्यूज रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में इश्यूज रहते हैं, दे आर नॉट द ब्राइटर वन, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। और या फिर लेटर ऑन स्टेजेस में दे आर डायग्नोज्ड विद सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। लाइक इन माय फैमिली वी हैव एन हिस्ट्री ऑफ अटैक्सिया, दैट इज एन प्रॉब्लम जिसमें ब्रेन की नर्व्स जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, बॉडी में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। देन आई स्टार्टेड नोइंग कि हाँ ठीक है, इट्स एन हेरिडिटरी फैक्टर, एंड देन इट, मतलब वो गिल्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अकेला जेनेटिक नहीं होगा, देर आर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे बड़ा क्या रहता है, आजकल जो हमारा एनवायरमेंट है दैट इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स। अगर मेटल टॉक्सिसिटी या फिर जो टॉक्सिन्स हैं वाइल द बेबी इज इन द जेस्टेशन पीरियड, माँ के पेट में है उस टाइम कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो टॉक्सिन्स आते हैं, तो जिससे ब्रेन डेवलपमेंट में
इश्यूज आते हैं और ये सिचुएशन एग्रीवेट हो जाती है। द नेक्स्ट फैक्टर इज कि जेस्टेशन पीरियड में जब बच्चा वूम में है, मदर का स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, कि मदर इज इन स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई ट्रॉमा अगर बच्चे को मदर को है तो दैट इफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर। अदर फैक्टर इज जो आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग सिनेरियो अगर मैं बात करूं, लेट मैरिजेस एंड लेट बेबीज। अगर पेरेंट्स की एज नियर, मतलब अगर मैं बात करूं 35 क्रॉस, मतलब 30 प्लस भी हैं पेरेंट्स, तो दैट अफेक्ट ब्रेन हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो जो लेट बर्थिंग है, लेट मैरिजेस हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन एएसडी ऑटिज्म। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो होता है दैट इज आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ अगर बच्चे की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, बच्चा अगर प्रॉपर उसको एक्सपोजर नहीं है विद एनवायरमेंट, विद नेचर एंड मूवमेंट्स लिमिटेड हैं, तब भी बच्चे के, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यू है, जेनेटिक की वजह से या किसी XYZ इन फैक्टर्स की वजह से ब्रेन में वो वायरिंग का इश्यू तो है ही है, बट जब मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है by the age of 0 to 1, मतलब by at the time of birth to 1 year to 2 year, अगर बच्चे की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, उसका फिजिकल मूवमेंट का एक्सपोजर इतना नहीं है, और आजकल का एक और अगेन ट्रेंडिंग सिनेरियो है स्क्रीन, तो अगर वो स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो मूवमेंट ऑब्वियसली कम है, तो दैट एग्रीवेट, उससे ये नहीं है कि उससे ऑटिज्म हुआ है, उससे ऑटिज्म में ट्रिगर हुआ है। ब्रेन वायरिंग तो वो वैसी ही थी, बट दैट इज द ट्रिगर पॉइंट। अब उसने उस चीज को ट्रिगर कर दिया, और गिल्ट जर्नी क्या चलती है कि मदर ने स्क्रीन ज्यादा दी उस वजह से हो गया, मेरे बच्चे ने टीवी ज्यादा देखा इस वजह से हो गया। तो ऐसा नहीं है, दैट ओनली ट्रिगर्ड इट, ब्रेन वायरिंग वैसी थी। सो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। अब इसमें एक और चीज रहती है, अगर बच्चे के बर्थिंग प्रोसेस प्री अर्ली बर्थिंग है तो क्या होगा, नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रह जाएंगे, तो ऑटिज्म डायग्नोसिस हो गया। सी सेक्शन है तो भी चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे का, क्योंकि स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से ऑटिज्म जो है डायग्नोसिस हो गया। बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो गई, स्पाइनल कोड अगर गले में लिपटी हुई है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि बच्चे के रिफ्लेक्स में इश्यूज हैं, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वहां इश्यूज हैं, और बच्चे को चांसेस हैं कि डेवलपमेंटल डिलेज रहेंगे। तो दीज ऑल आर द साइंस एंड सिम्टम्स एंड रीजंस फॉर ऑटिज्म, जो कि हम लोग जज आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रीजंस रहते हैं कि बच्चे के जो हैं ट्रिगर होते हैं और एएसडी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो these all are the factors contributing to ASD. पेरेंट्स होली सोली इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, दैट इज द ब्रेन वायरिंग थिंग, कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट और उनकी ब्रेन की वायरिंग ऐसी है, बस वो एक्स्ट्रा ट्रिगर हम लोग दे रहे हैं विद स्क्रीन एंड नॉन मूवमेंट, वो दैट इज जस्ट ट्रिगर। अगर अभी नहीं होएगा तो इन फ्यूचर आपको इश्यूज आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को तो कोई इश्यू ही नहीं है, एंड बाय द एज ऑफ 7, 6, 8, मतलब लेटर ऑन बाद में स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चे याद नहीं कर पा रहा है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, बहुत लेट डायग्नोसिस होता है बिकॉज अर्ली एजेस में ट्रिगर नहीं हुआ, और वो थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं और वो बाद में रियलाइज हुआ। अब उस टाइम पे इंप्रूवमेंट आना, पहले तो एक्सेप्टेंस कि मेरा बच्चा तो सब बोलता है, ऑटिज्म में तो कह देते हैं बोलता नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा तो कम्युनिकेट करता है, बट आप देखेंगे देयर आर साइंस, वो थोड़े साइंस हैं, बट लेटर ऑन स्टेजेस में, लेटर ऑन लाइफ में वो बहुत इश्यू क्रिएट करते हैं। तो वो जज आउट कर पाना, वो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं, बच्चे में रिग्रेशन आ रहा है, तो वो भी एक अच्छा साइन है कि आपने अर्ली आपके बच्चे को डायग्नोस कर लिया। लेटर ऑन अदरवाइज वो प्रॉब्लम तो है ही, ब्रेन का स्ट्रक्चर वायरिंग तो वैसा है ही है, बाद में पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाएगा। पहले तो एक्सेप्टेंस मुश्किल होगा, और थेरेपीज के थ्रू ट्रीट कर पाना,
क्योंकि बच्चे का एक रिजिड पैटर्न बन चुका होता है, बच्चा फुली ग्रोन हो चुका होता है, तो आप उसको फिजिकली जबरदस्ती कोई चीज नहीं करवा पाएंगे। तो जितना छोटा बच्चा है, तभी कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, तो जितना छोटा बच्चा है आप उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ चीजें करा पाएंगे, आप उसको गोदी में भी उठा पाएंगे जब, लेकिन 8-9 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप उसको कैसे फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ वो चीजें करा पाएंगे? आप नहीं करा पाएंगे। तो दिस इज द थिंग कि मदर इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, पेरेंट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, दीज आर द ब्रेन वायरिंग, कि उनकी ब्रेन वायरिंग की इश्यूज हैं। एंड वो सही कैसे होगा, वो सही कैसे होगा? द मेन थिंग, देखिए, दिस इज देयर, वो तो है और वो रहेगा, एक्सेप्ट इट, बट यू कैन मैनेज द सिम्टम्स। आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सो दैट उनकी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, उनके बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन को आप हेल्प आउट कर पाए, और अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तो मैनेज कर पाए। और उसका बेस क्या है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। बिकॉज अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, जो बेस है हमारी ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग का, हमारी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट का, तो उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द बेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो जिससे बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट होती है, और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर रह जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्वाइवल, बर्थिंग। बर्थिंग मतलब अगर बच्चा वोम में सर्वाइव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। अगर बर्थिंग है, बच्चा पैदा होता है, तो उसमें भी क्या हेल्प करता है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, कि मुझे ऐसे होना है बर्थिंग के टाइम पे, मुझे वूम में इस तरह से रोटेट करना है ताकि मेरी जो कोड है, जो कहते हैं ना ऑर्नल है, वो गले में ना फंस जाए। तो ये चीजें जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो बर्थिंग में हेल्प करती हैं। फिर बर्थिंग से 1 ईयर तक कि बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा फुल्ली ग्रोन नहीं है मेंटली एंड फिजिकली, तो उस टाइम भी बच्चे को सर्वाइवल में क्या हेल्प करता है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट 1 ईयर के बाद व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग, और जब बच्चा मेंटली एंड फिजिकली कैपेबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इंटीग्रेट होता है, वो चले जाते हैं। और उसके बाद बच्चे की जो थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, और बच्चे का ब्रेन मैच्योर होना स्टार्ट होता है। और फर्स्ट अगर मैं बात करूं 2 से 3 साल राइट ब्रेन डेवलप होता है। राइट ब्रेन डेवलप होता है जब कहते हैं ना अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, वहां 2 साल तक की तो कोई मेमोरी भी नहीं होती हमारे पास कि हम 2 साल तक क्या करते थे, जो लोगों ने बता दिया वो ओके होता था। तो फिर उसके बाद क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन, हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है आफ्टर 2 to 3 years ऑफ द बर्थ। और फिर हमारी कॉन्शियस मेमोरीज, तो जो 2 से 3 साल का पीरियड होता है उसमें हमारे रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो चुके होते हैं। हमारा जो बैक ऑफ द ब्रेन है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पीछे से डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो बैक ऑफ द ब्रेन इज डेवलप, नाउ आवर ब्रेन इज डेवलपिंग। ठीक है, तो सेरेबिलम, ब्रेन स्टेम मैच्योर होती है, सेरेबिलम हमारा डेवलप होता है, और हमारे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होते हैं। और फिर हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, क्रिटिकल जो कॉर्टेक्स हैं, वो सारे डेवलप होने शुरू होते हैं, और फिर हमारी कॉन्शियस मेमोरीज फॉर्म होती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। आई विल नॉट गो इन द डीप इन द प्रोसेस, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फर्स्ट 2 years आर वेरी क्रूशियल फॉर द मूवमेंट। तो इन फ्यूचर वी विल डू ए वीडियो कि कैसे ब्रेन अफेक्ट करता है हमारी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ को। तो आई होप दिस इज क्लियर कि पेरेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो दीज आर द रीजंस फॉर ASD एंड ऑटिज्म इन टुडेज सिनेरियो। और अगर मैं बात करूं आज की डेट में, 1 out of 80 children, 1 children is diagnosed with ASD. This is the diagnosis rate. आप सोचिए जो डॉक्यूमेंटेड है, जो डायग्नोसिस है, उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कितने सारे अनडायग्नोस्ड केस होंगे जिनका अभी पता ही नहीं चला कि उनको ऑटिज्म या ASD या वो स्पेक्ट्रम में भी हैं। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स उस चीज को नहीं नोटिस कर पाते हैं जब थोड़े इश्यूज होते हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ है, अरे बोलता तो है, ठीक है, परफॉर्म तो करता है, और अरे ओके। तो डॉक्यूमेंटेड केस 80 में से 80 में से एक बच्चे को ASD है। आप सोच के उस चीज को सोचिए कि कितने सारे अनडॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। तो दिस इज द राइजिंग पेंडेमिक
ये भी एक पेंडेमिक की तरह है एंड वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। हम जितना अवेयरनेस खुद को देंगे और जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, वी कैन हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करूंगी एंड प्लीज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग थ्रू कमेंट्स। थैंक यू सो मच।